सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके होंगे कि आज हम बेसिकली किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य संबंधों। और ये जो टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 12th के स्टूडेंट्स और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो ये जो टॉपिक है क्लास 12th में सत्ता के नए केंद्र जो चैप्टर है उसमें न्यूली इंक्लूडेड है। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है क्षेत्रीय संगठन और दूसरा है राष्ट्र। और इस पर्टिकुलर चैप्टर पर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं। हमने अपने पार्ट 1 के अंदर क्षेत्रीय संगठनों को डिस्कस किया था। अगर पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में हमने राष्ट्रों में 4 राष्ट्रों को डिस्कस किया था, जैसे कि रूस, चीन, इजराइल और भारत। और अगर पार्ट 3 की बात की जाए तो पार्ट 3 में हमने जापान को डिस्कस किया था। और ये आज का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसके अंदर हम दक्षिण कोरिया और भारत के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे। तो चलिए एक बार बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत और दक्षिण कोरिया का एक सामान्य परिचय। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, सहयोग के जो विभिन्न क्षेत्र है जिसमें बेसिकली हम राजनीतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक और लास्ट में सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करेंगे। और अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय डायस्पोरा की। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रवासी की। भारत के जो प्रवासी हैं वो दक्षिण कोरिया में कैसे हैं और दक्षिण कोरिया के जो प्रवासी हैं वो भारत में किस प्रकार से अपने आप को विस्तृत कर रहे हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों में कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं जिसे अभी हल करना बाकी है। और अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर ये आप तक डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में पहुंचा है तो नीचे दिए गए लिंक पर टैप करके आप डायरेक्टली इस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम अपने आज के इस टॉपिक को मानचित्र से। तो जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं जो कोरिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो ऊपरी भाग है उसे हम उत्तर कोरिया के नाम से जानते हैं और ये जो क्षेत्र है यह उतना विकसित नहीं है। क्या नहीं है? उतना विकसित नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें, इसकी टेरिटरी को देखिए जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? यह एक विकसित देश है। क्या है? एक विकसित देश है और इसीलिए इससे संबंध बनाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए क्विकली देख लेते हैं दक्षिण कोरिया का एक सामान्य परिचय। अगर मैं कैपिटल की बात करूं, राजधानी की बात करूं, तो इसकी राजधानी जो है वो है सियोल। और जो सियोल है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र है और साथ ही साथ एक प्रमुख वैश्विक नगर भी है। तो देखिए यहां से भी आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन है वो बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और प्रमुख वैश्विक नगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया का जो कैपिटल है सियोल उसे जाना जाता है। अगले पॉइंट जो है वो ज्योग्राफिकल कंडीशन के ऊपर है कि जो दक्षिण कोरिया है वो कहाँ स्थित है। तो दक्षिण कोरिया जो है वो पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जो कि कोरिया प्रायद्वीप के दक्षिण अर्ध भाग को घेरे हुए है। तो अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं शांत सुबह के रूप में विख्यात। तो देखिए यहां से भी स्टूडेंट्स आपका जो है वो 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है कि शांत सुबह की जो भूमि है वो किसके लिए विख्यात है। तो आपका आंसर रहेगा दक्षिण कोरिया, या अगर ऑप्शन में सियोल है तो आप सियोल भी वहां पर लिख सकते हैं। तो मैप की दृष्टि से भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगर मैं इसके पश्चिम की बात करूं तो इस तरफ आप क्या देखेंगे
इस तरफ है चीन, ठीक है। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व की तरफ क्या है, शाबाश, आपने बिल्कुल सही समझा, वो है जापान। और अगर उत्तर की बात करूं, जैसा कि हमने अभी मैप में भी देखा था कि उत्तर में जो है वो उत्तर कोरिया स्थित है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दक्षिण कोरियाई अपने देश को हांगुक कहते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हांगुक क्या है। तो हांगुक क्या है, एक शब्द है और इस शब्द का अर्थ है हानो की भूमि, यानी कि इनके जो पूर्वज हैं, जो इनके फोर फादर हैं, उन्हें हानो के नाम से जाना गया और उसी की भूमि के आधार पर इन्हें हांगुक कहा जाता है। तो यहां से भी देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि हांगुक शब्द क्या है और इसका अर्थ क्या है। तो हांगुक शब्द जो है दक्षिण कोरियाई देश का ही दूसरा नाम है और इसका अर्थ होता है हानो की भूमि। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, अगर इसकी भाषा की बात करें तो जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आधिकारिक भाषा है, वो है कोरियाई, जो कि हुंगल और हंजा दोनों ही लिपियों में लिखी जाती है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, अगर इसके मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा क्या है, वॉन है। तो देखिए यहां से भी आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण कोरिया की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है वॉन। अगर मैं धर्म की बात करूं तो यहाँ पर ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म देश के दो प्रमुख धर्म है। तो बौद्ध धर्म आपको जैसा कि पहले से ही पता है कि भारत से इसका उद्गम होता है, पूरे विश्व में ये फैलता है, उसी प्रकार ये कहाँ जाता है, दक्षिण कोरिया में भी जाता है। और इसे हम अपने ऐतिहासिक संबंधों में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ आप बेसिक ही समझिए। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, अगर इसकी राजनीतिक प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र प्रमुख होता है, यानी कि पदावधि की बात की जाए तो राष्ट्रपति यहाँ पर सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है म्यूंग बाक। जनरल इंट्रोडक्शन के लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जो कोरियाई देश है वो कोरियाई युद्ध की विभीषिका को झेल चुका है। और यदि दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो वर्तमान में यह क्या है, एक विकसित देश है। और अगर हम इसे सीक्वेंस में समझने की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति के आधार पर यह विश्व में 13वें स्थान पर आता है और सकल घरेलू उत्पाद की अगर बात करें तो वहां पर ये 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो स्टूडेंट्स यहां से देखिए आपके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, तो उनको भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। और ये जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल तेजस एजुकेशन पॉइंट 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आप डिस्प्ले पर यहाँ पर फोटो देख रहे हैं, यहाँ पर इमेज के द्वारा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप कौन से चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप अब आप दक्षिण कोरिया के एक बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत दक्षिण कोरिया के मध्य संबंधों के एक सामान्य परिचय को, जिसका आधार जो है वो कंटेम्परेरी रहेगा, यानी कि समकालीन विश्व में भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य किस प्रकार के संबंधों को देखा जा सकता है। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया ने हाल ही के वर्षों में द्विपक्षीय संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने संबंधों को नई ऊंचाई प्रदान की है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसे हम वैश्विक आधार पर देख सकते हैं। और इस दौरान यानी कि इस क्रूशल समय में, इस मुश्किल की घड़ी में दोनों देशों के मध्य जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें बहुत समन्वय यानी कि उसमें बहुत ज्यादा मेल मिलाप को देखा जा सकता है। इसे हम कई आधारों पर देख सकते हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया ने परीक्षण की जो गति है उसे तेज किया, कठोर क्वारंटाइन की नीति जो है भारत ने वहां से भी देखी, तथा साथ ही साथ कॉन्टैक्ट टेस्टिंग जैसी रणनीतियों पर गंभीरता से कार्य किया, यानी कि हमारे लिए दक्षिण कोरिया हमेशा ही एक रोल मॉडल रहा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मजबूत व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के अलावा गतिशील रक्षा संबंधों का भी समान महत्व दिया जाता है। देखिए गतिशील रक्षा संबंध का मतलब क्या है कि हम दोनों जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्ष 2019 में की बात की जाए तो भारत और दक्षिण कोरिया ने विशेष रणनीतिक साझेदारी, जिसे हम स्पेशल स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं, के तहत एक समझौता किया जिसके अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के नौसैनिक अड्डों का उपयोग रसद के आदान प्रदान के लिए कर सकेंगे। यानी कि हम जो है वो दक्षिण कोरिया के जो सैनिक अड्डे हैं उन इस्तेमाल कर सकते हैं निगरानी के लिए, और दक्षिण कोरिया जो है वो हमारे नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकता है सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए। तो आई होप अब आप भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य संबंधों के एक सामान्य परिचय को भली भांति समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि दक्षिण कोरिया के साथ ऐतिहासिक हमारे संबंध कब से शुरू होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के संबंध जो है वो आज के नहीं है, ये लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं, जिसे हम कई आधारों पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, तो ये दक्षिण कोरिया में बनाया गया एक बहुत बड़ा स्टैचू है। अब बात ये आती है कि ये स्टैचू किसका है, तो ये जो स्टैचू है स्टूडेंट्स, ये अयोध्या की राजकुमारी सरी रत्ना का है। और हमारा जो देश है वो दंत कथाओं का देश है, किस्से कहानियों का देश है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अयोध्या की जो राजकुमारी थी कोरिया के राजा किम सूरो से विवाह किया था, और इसी कारण दोनों देशों के बीच जो है वैवाहिक संबंधों को मद्देनजर एक संयुक्त डाक टिकट भी जो है वो जारी किया जा चुका है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के जो संबंध हैं वो काफी पुराने हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, लेकिन इसका प्रसार जो है वो चीन, जापान और कोरिया तक हुआ। इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम ऑलरेडी जापान के टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भारत के कई शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने दूतों को इस क्षेत्र में यानी कि दक्षिण कोरिया में भेजा था। साथ ही यहाँ के छात्र जो हैं वो बौद्ध की शिक्षा केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी भारत आते हैं। इन कारणों से दक्षिण कोरिया और भारत के संबंध जो हैं वो और भी अधिक मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए क्विकली यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए रहेगा। क्वेश्चन है भारत और दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में के लिए रहेगा। तो आपको यहाँ पर अयोध्या की जो स्टोरी हमने आपको बताई और बौद्ध धर्म की बताई, आपको इन्हीं दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर इलैबोरेट कर कर लिखना होगा। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, और यहाँ पर हम 3 प्रकार के क्षेत्रों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे, उसके बाद व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, और इस पॉइंट में हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा सांस्कृतिक क्षेत्र। तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की गुंजाइश है वो यहीं से रहेंगे। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इन तीनों पॉइंट्स को लिखना है, और अगर सेपरेशन में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सिर्फ इनमें से 2-2 पॉइंट्स को ही लिखना होगा। तो चलिए चलते हैं सहयोग के पहले क्षेत्र की तरफ यानी कि राजनीतिक क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक संबंधों की स्थापना की बात की जाए तो वो ईयर है, वो वर्ष है 1945, और यहाँ पर जो संबंध है वो दक्षिण कोरिया की आजादी के बाद जो होते हैं वो शुरू होते हैं। भारत ने हमेशा से ही दक्षिण कोरिया के मामलों में महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई है, और यहाँ पर ये सकारात्मक भूमिका क्यों निभाई गई है, क्योंकि अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा पूरा ध्यान जो था वो पश्चिम की तरफ था, चाहे वो यूरोप हो या अमेरिका हो। लेकिन जैसे ही भारत ने अपनी आजादी प्राप्त की, भारत कब आजाद हुआ 1947 में आजाद होता है, तो वो ये देखता है कि हमें पश्चिम की तरफ ध्यान रखने के साथ साथ अपने पूर्वी देशों के साथ भी संबंध बनाने चाहिए। किसके साथ संबंध बनाने चाहिए? पूर्वी देशों के साथ भी जो है अपने संबंधों को बनाना चाहिए, तभी जो है वो हम पूरा विकास कर पाएंगे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत के श्री KPS मेनन कोरिया के चुनाव कराने के लिए वर्ष 1947 में गठित
9 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग के अध्यक्ष भी थे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कोरिया युद्ध जो कि 1950 से 1953 के बीच में चला, युद्ध के दोनों पक्षों ने भारत द्वारा प्रायोजित एक संकल्प को स्वीकार कर लिया और 27 जुलाई 1953, डेट याद रखेंगे बेटा, 27 जुलाई 1953 को ये युद्ध विराम की घोषणा की गई। तो यहां से देखिए 1 मार्क क्वेश्चन क्या बन गया आपका, क्वेश्चन बन गया कि कोरियाई संकट या कोरियाई युद्ध जो है वो कब समाप्त हुआ। तो यहाँ पर आपके सामने डेट क्या रहेगी, 27 जुलाई 1953। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि रही। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं वर्ष 2006 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा की गई कोरियाई गणराज्य की राजकीय यात्रा ने भारत कोरिया गणराज्य संबंधों को एक नए दौर की शुरुआत की। और इस दौरे में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो द्विपक्षीय समझौते हुए, जिसमें आर्थिक साझेदारी समझौता जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है CEPA। तो यहां से देखिए एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि CEPA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इस पर निर्णय लेने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया। राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित कुछ और पॉइंट्स को भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। जनवरी 2010 को इस व्यापक आर्थिक साझेदारी करार को प्रभावी किया गया। और यदि वर्ष 2019 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण कोरियाई यात्रा अहम रही और इसी यात्रा के दौरान उन्हें सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने कोरिया की यात्रा कब की। तो कोरिया की यात्रा कब की, 2019 में की। और भारत के वह नेता का नाम बताइए जिन्हें सियोल शांति पुरस्कार मिला है। तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को 2019 में जो यात्रा की उन्होंने सियोल पीस प्राइज या सियोल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। तो आई होप अब आप राजनीतिक क्षेत्र को अच्छे से समझ पाए होंगे स्टूडेंट्स। अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क में आता है कि भारत और दक्षिण कोरिया के राजनीतिक सहयोग क्षेत्र की चर्चा करें तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को लिखकर एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध जो है वो काफी मजबूत हुए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम सहयोग के व्यापारिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत कोरिया का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत कोरिया गणराज्य व्यापार में पोत निर्माण, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसारण और विनिर्माण आदि प्रमुख है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि कोरिया गणराज्य की सैमसंग, हुंडई मोटर्स और LG जैसी बड़ी कंपनियों ने भारत में लगभग $3 बिलियन से अधिक का निवेश किया है। साथ ही साथ कोरियाई गणराज्य में भारतीय तकनीक कंपनियों का निवेश लगभग $2 बिलियन का रहा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं आधिकारिक रूप से अगर बात की जाए तो कोरिया की छोटी बड़ी 603 फर्म्स जो हैं वो भारत में कार्यरत हैं। और इसके अलावा कोरिया ने घोषणा की है कि वह भारत में एक स्टार्टअप सेंटर की स्थापना भी भविष्य में करेगा। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि MNC कोरियन कंपनी सैमसंग की अगर बात की जाए ने विश्व में अपना सबसे बड़ा उद्योग नोएडा में लगाकर अपनी मंशा को साफ कर दिया कि वह भारत में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने के पक्ष में। और इसी कारण जो कोरिया है वो निवेश में अब पीछे नहीं रहेगा। व्यापारिक संबंधों के लास्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच 2013-14 में लगभग $16.67 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार रहा, जो वर्ष 2019-20 देखिए ये वाला जो टाइम इतना क्रूशियल टाइम था जबकि कोविड में पूरी दुनिया परेशान थी। ऐसी स्थिति में भी दोनों का जो व्यापार है वो बढ़कर $22.52 हो गया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया जो है वो भारत में व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, साथ ही साथ भारत भी उससे वही अपेक्षा करता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा करेंगे।
सांस्कृतिक क्षेत्र में पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने के लिए अप्रैल 2011 में सियोल में तथा दिसंबर 2013 बुसान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों का गठन किया गया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की जो यूनिवर्सिटीज है, चाहे वो जवाहरलाल यूनिवर्सिटीज हो या दिल्ली विश्वविद्यालय जिसे आप डीयू के नाम से जानते हैं, वहां पर क्रमशः कोरिया अध्ययन एवं कोरियन भाषा पाठ्यक्रमों का कार्यक्रम संचालित कर रहा है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्ष 2013 की अगर बात की जाए तो कोरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ द्वारा भारतीय अध्ययन संस्थान कोरिया की स्थापना की गई और यह एक ऐसा मंच है जो बड़ी संख्या में कोरिया व भारतीय शिक्षाविद, अर्थशास्त्रियों एवं व्यावसायिक प्रतिनिधियों को एकजुट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है और उसमें भी अगर हम शिक्षा जैसे क्षेत्र में विकास करते हैं तो यह आगे चलकर दोनों देशों के लिए बेहतरी का सौदा साबित होगा। लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और कोरिया गणराज्य के बीच युवा प्रतिनिधि मंडलों का आदान प्रदान वार्षिक आधार पर कई वर्षों से हो रहा है। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड रहेगा प्रवासियों से। तो प्रवासी जो हैं वो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए इन्हें पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अनुमानित तौर पर कोरिया गणराज्य में रह रहे भारतीय नागरिकों की कुल संख्या देखिए लगभग है कि वह 11,000 के आसपास है और कोरिया गणराज्य में लगभग 1,000 भारतीय शोधार्थी बीए और पीएचडी के पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में अनेक पेशेवरों ने भारत से कोरिया गणराज्य में प्रवास किया है। तो आशा करता हूं कि सहयोग के विभिन्न क्षेत्र यानी कि राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों को आप भली प्रकार से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे द्विपक्षीय संबंधों का वर्तमान परिदृश्य। द्विपक्षीय संबंधों के वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कंटेम्प्रेरी एरिया में यानी कि अभी के समय में दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है। तो चलिए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं वैश्विक महामारी, जिसे हमने अपनी पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। कोविड-19 के दौर में दोनों देशों के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित उपकरणों जैसे टेस्टिंग किट, मास्क तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाली दवाओं का परस्पर आदान प्रदान सुनिश्चित किया गया, जिससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दोनों के बीच संबंधों में मधुरता हमेशा की तरह बनी हुई है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं भारत ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे हिंदी में पूर्व की ओर देखो की नीति के नाम से भी जाना गया, जो बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी का रूप धारण कर चुकी है, जिसकी चर्चा हमने अपने जापान वाले लेक्चर में करी थी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां से भी देख सकते हैं के माध्यम से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं दक्षिण कोरिया की बात करें तो नई दक्षिण रणनीति के माध्यम से भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि साउथ कोरिया जितना भारत के लिए जरूरी है उतना ही भारत साउथ कोरिया के लिए भी जरूरी है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया ने भारत को अपना विशेष रणनीतिक साझेदार घोषित किया है। तो ये अपने आप में ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर कोई देश आपको अपना रणनीतिक साझेदार मानता है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि वह आपसे संबंधों में बेहतर की गुंजाइश करता है। और अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने इस प्रकार का समझौता केवल अपने पारंपरिक सहयोगियों जैसे जापान और अमेरिका के साथ ही किया है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया अपने सामरिक संबंधों को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। सामरिक शब्द का जो मतलब है वो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर एक बार क्विकली और देख लेते हैं। यानी कि जो भी अस्त्र, फौज, सेना से रिलेटेड सामान है उसके आदान प्रदान में एक दूसरे के साथ मजबूती को कायम करना ही सामरिक संबंधों को लगातार मजबूती करना कहलाता है। दोनों देशों के बीच मैत्री स्तर पर संयुक्त बैठक के साथ ही सचिव स्तर पर 2+2 डायलॉग, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 2+2 डायलॉग जैसी वार्ताएं जो है वो चल रही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 2+2 का मतलब है क्या। तो यहाँ पर 2+2 का मतलब है कि दोनों ही देश राजनीतिक प्लस सामरिक विषयों पर अपना योगदान देते हैं।
जो वर्तमान में 3+3 पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। अब इसमें ऐड क्या हुआ है, तो यहाँ पर राजनीतिक और सामरिक तो हमें समझ आ गया है, जो ऐड हुआ है वो है पीपल। तो यहाँ पर पीपल का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के कल्चर को समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया अफगानिस्तान में भारत के साथ त्रिपक्षीय आधार पर एक परियोजना का निर्माण कर रहा है। साथ ही वह सदैव भारत की अफगान नीति का समर्थन भी करता आया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, कुछ और पॉइंट जो द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित है उसको भी देख लेते हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे हमने भी पीछे भी पढ़ा था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो हो रखा है। और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता महत्वपूर्ण धातुओं और उनसे बनी वस्तुओं के निःशुल्क आयात की अनुमति देता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत दक्षिण कोरिया की प्रौद्योगिकी विनिमय केंद्र, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज सेंटर के नाम से भी जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा टीईसी। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है टीईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज सेंटर की स्थापना नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लघु उद्यम निगम के परिसर में की गई है, जिसके माध्यम से दोनों ही देश लघु और मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच कोरिया प्लस, तो यहाँ पर देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरिया प्लस का संचालन जून 2016 से किया जा रहा है, जिसमें दक्षिण कोरिया उद्योग व्यापार तथा ऊर्जा मंत्रालय, कोरिया व्यापार निवेश एवं संवर्धन एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कोटरा, और इन्वेस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व शामिल है। तो ये जो सारे पॉइंट है बेटा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करेंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और प्रसार भारती ने दक्षिण कोरिया में दूरदर्शन इंडिया चैनल तथा भारत में कोरियाई ब्रॉडकास्टिंग चैनल का प्रसारण की सुविधा देने पर सहमति जताई है, जो कि वर्तमान में प्रभावी नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में इसकी भी संभावनाएं बनी हुई है। तो आई होप आप द्विपक्षीय संबंधों में एक दूसरे के साथ किस प्रकार के संबंध है उनको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो है भारत दक्षिण कोरियाई संबंधों में चुनौतियां, यानी कि वो कौन सी चुनौतियां हैं जिनका हल निकालना अभी बाकी है। इसमें पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के साथ समझौता करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से चीन को दरकिनार करना चाहता है, यानी कि भारत की क्या मंशा है कि वो चीन को बिल्कुल ही बायकॉट कर दे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दक्षिण कोरिया का भारत की अपेक्षा चीन में व्यापार जो है वो लगभग 10 गुना ज्यादा है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दक्षिण कोरिया की जो ज्यादा वफादारी है वो कहीं ना कहीं चीन की तरफ अधिक है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं फ्री ट्रेड समझौता, यानी कि मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच अभी भी असमंजस्य की स्थिति जो है वो बरकरार है। इसीलिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार अपेक्षित गति कम है या बहुत धीरे है। तो देखेंगे आपकी लगभग अगर हम बात करें वर्तमान समय की भी, तो सिर्फ $22 मिलियन का ही यहाँ पर व्यापार होता है, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के संबंध जो है वर्तमान में सामान्य हुए हैं, और अप्रत्यक्ष तौर पर हम यह मान सकते हैं कि उत्तर कोरिया तथा पाकिस्तान के बीच परमाणु कार्यक्रमों को लेकर साझेदारी है, जो भारत के लिहाज से बहुत ही चिंता का विषय है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर है, क्योंकि जब हम सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं तो बाकी संबंध भी जो है वो अच्छे बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नस्लीय भेदभाव की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, और ये जो है ये कोरिया और भारत दोनों में समान रूप से देखी जा सकती है। तो अगले पॉइंट में देखेंगे कि भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य एक दशक पहले ही सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर सहमति बनी थी, लेकिन वो सहमति कागजों पर ही सीमित है, यानी कि उन्हें अमली जामा, यानी कि वो वास्तविकता में अभी
हुई नहीं है, बस हम पेपर वर्क के थ्रू ही देख रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि इस संदर्भ में कोई खास प्रगति जो है वो दोनों देशों में नहीं हुई है। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।